नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और ये हमारा चैप्टर नंबर 17 है जो कि लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 17 है विविध, जिसके अंदर का पॉइंट है कि मध्यकालीन राजस्थान में राजपूतों द्वारा मुस्लिम सत्ता का प्रतिरोध। मध्यकाल में राजपूत शासकों एवं सामंतों ने मुस्लिम शक्ति को रोकने की समय समय पर भरपूर कोशिश की। राजपूतों द्वारा अनवरत तीव्र प्रतिरोध का सिलसिला मध्यकाल में चलता रहा। यद्यपि सत्ता संघर्ष में राजपूत ऐसी निर्णायक लड़ाई जीत नहीं सके कि वे मुस्लिम सत्ता को राजस्थान अथवा देश से बाहर खदेड़ सकने में सफल रहते। इसका मुख्य कारण राजपूतों में साधारणतः आपसी सहयोग का अभाव, युद्ध लड़ने की कमज़ोर रणनीति, सामंतवाद तथा दूरदर्शिता का अभाव था। फिर भी यह सोचना उचित नहीं है कि राजपूतों के प्रतिरोध का कोई अर्थ नहीं निकला। राणा कुंभा एवं राणा सांगा के नेतृत्व में मुस्लिम सत्ता को अल्पकालीन ही सही परंतु चुनौती मिली। इन शासकों के नेतृत्व में यह उम्मीद बंधी थी कि ये राजपूताने में सर्वोच्चता की स्थापना कर सकेंगे। आगे चलकर राणा प्रताप, चंद्रसेन और राज सिंह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अकबर की राजपूत नीति के कारण राजपूताना में संघर्ष में ढिलाई आई, परंतु इसी समय प्रताप का संघर्ष जारी रहा। औरंगजेब के काल तक किसी न किसी रूप में संघर्ष जारी रहा, किंतु साथ ही राजपूतों ने मुगल सत्ता के साथ सहयोग कर संघर्ष की स्थिति को ज़्यादातर स्थानों पर टालने की कोशिश की। यहाँ यह तथ्य रेखांकित करने योग्य है कि राजपूताना में मध्यकाल में मुस्लिम सत्ता की सफलता असफलता की कहानी भावी पीढ़ी के लिए सदैव ही प्रेरणास्पद रहेगी। पहला है कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मेवाड़ के इतिहास में एक नया मोड़ आया। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के बाद चौहानों की केंद्रीय शक्ति का हताश हो गया और मेवाड़ में एक शक्तिशाली शासक जैत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी गद्दी पर बैठा। चिरवा लेख में उसकी उपलब्धियों का वर्णन है, यद्यपि अतिरंजित रूप में। जैत्र सिंह के समय दिल्ली में इल्तुतमिश गद्दी पर आसीन था। उसने मेवाड़ को अधीन करने के लिए एक सेना भेजी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि इल्तुतमिश का आक्रमण 1222 से 1229 ईस्वी के मध्य हुआ था। तुर्क सेना नागदा तक पहुंच गई। नागदा को नष्ट किया गया और आसपास की बस्तियों को हानि पहुंचाई। चिरवा के शिलालेख में किसी तलारक्ष योगराज के ज्येष्ठ पुत्र का भूताला की लड़ाई में सुल्तान की सेना से लड़कर वीरगति प्राप्त करने का उल्लेख है। आबू के शिलालेख में भी जैत्र सिंह की विजय सूचित होती है। डॉक्टर ओझा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि जैत्र सिंह के प्रबल प्रतिरोध के कारण ही तुर्कों को मेवाड़ से भागना पड़ा। फारसी इतिहासकारों की चुप्पी तुर्कों की हार की सूचक हो सकती है, जैसा कि डॉक्टर के.एस. लाल ने भी लिखा है। इल्तुतमिश के इस अभियान से मेवाड़ को भारी क्षति उठानी पड़ी, जैसा कि हमीर मदमर्दन ने भी उल्लेख किया है। जैत्र सिंह के सुयोग्य नेतृत्व ने तुर्क सत्ता को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। डॉक्टर दशरथ शर्मा जैत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल मानते हैं। दूसरा पॉइंट है, जैत्र सिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र तेज सिंह 1253 से 1267 ईस्वी था। उसने बलबन के आक्रमण को संभवतः असफल बनाया। जैत्र सिंह के पश्चात उसका पुत्र समीर सिंह गद्दी पर बैठा। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, आबू का शिलालेख एवं चिरवा का लेख उसके कार्यों पर प्रकाश डालते हैं। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायकों से समर सिंह ने दंड वसूला, क्योंकि वे मेवाड़ की सीमा से निकल कर जा रहे थे। अभिलेखों में समर सिंह की वीरता का गुणगान किया गया है। तीसरा पॉइंट है कि मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम 1730 से 1756 ईस्वी ने 8वीं शताब्दी के मध्य में अरबों की प्रगति को अवरुद्ध करने में सफलता प्राप्त की। भोज प्रथम की ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार उसने मलेच्छों को पराजित कर नारायण की उपाधि धारण की। नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अरबों के विरुद्ध नागभट्ट द्वितीय की विजय का वर्णन ग्वालियर प्रशस्ति, प्रबंध कोश तथा खुमान रासों में मिलता है।
नागभट्ट द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी रामभद्र निर्बल शासक सिद्ध हुआ। इसका पुत्र मिहिर भोज 836 से 885 ईस्वी गद्दी पर बैठा, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। मिहिर भोज को अरब यात्री सुलेमान ने अपनी कृति अखार उल हिंद में इस्लाम का सबसे बड़ा बताया। भोज ने पश्चिम में अरबों के प्रसार को रोक दिया था। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था और उसने आदि वरा एवं प्रभास जैसे उपलब्धियां धारण की। महमूद गजनवी ने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल, जो कि 1018 ईस्वी एवं त्रिलोचल पाल 1019 ईस्वी को हराया था। ऐसा माना जाता है कि प्रतिहारों के पास अपने समय की सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार सेना थी। फोर्थ पॉइंट है कि शाकंभरी यानी कि सांभर के चौहान वंश के शासक गोविंद तृतीय 1026 से 1040 ईस्वी को पृथ्वीराज विजय में वैरीगढ़ शत्रु संहारक की उपाधि से सुशोभित किया है। प्रबंध कोश के अनुसार उसने गुजरात के राजा भीम के साथ मिलकर महमूद गजनवी का मार्ग रोका था। इस वंश के दुर्लभ तृतीय का अंत गजनी के सुल्तान इब्राहिम के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ, जैसा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा है। चौहान शासक विग्रहराज तृतीय 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध ने गजनी के शहाबुद्दीन का आक्रमण विफल कर दिया। इसका उत्तराधिकारी पृथ्वीराज प्रथम 1090 से 1105 ईस्वी ने बगुली शाह नामक किसी मुस्लिम आक्रमणकारी को पराजित किया। प्रबंध कोश में कहा है फिर है कि अजयराज 1105 से 1133 ईस्वी अजयराज चौहान 1105 से 1133 ईस्वी के शासनकाल को डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने साम्राज्य निर्माण का काल माना है। बिजोलिया लेख में अजयराज का उल्लेख है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उसने गजनी के मुसलमानों को परास्त किया। अपने साम्राज्य को शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए उसने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की। अजयराज के पश्चात अर्णोराज 1133 से 1155 ईस्वी एक शक्तिशाली शासक था। अजमेर संग्रहालय की खंडित प्रशस्ति के अनुसार उसने उन तुर्कों को जो अजमेर तक आ पहुँचे थे उन्हें पराजित किया। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उसने मुस्लिम सेना को बुरी तरह तहस नहस किया। फिर है कि विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव 1158 से 1163 ईस्वी को कवि बांधव नाम से भी जाना जाता है। वह पराक्रमी शासक था। उसने मुसलमानों को पराजित कर पंजाब के कुछ क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया। उसके दिल्ली शिवालिक लेख से तुर्कों पर विजय की जानकारी मिलती है। माना जाता है कि ये तुर्क आक्रमणकारी लाहौर का शासक खुसरव शाह था। इसी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1178 से 1192 ईस्वी हुआ। पृथ्वीराज तृतीय युवा एवं महत्वाकांक्षी शासक था। उसने पड़ोसी राज्यों को जीत कर दिग्विजय नीति का पालन किया। जिस समय पृथ्वीराज ने शासन कार्य संभाला उसकी उम्र 11 वर्ष की थी। अतः उसकी माता कर्पूर देवी ने प्रारंभिक वर्षों में राजकार्य संभाला। डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि पृथ्वीराज कालीन प्रारंभिक विजयों तथा शासन सुव्यवस्थाओं का अधिकांश श्रेय कर्पूर देवी को दिया जा सकता है, जिसने विवेक से अच्छे अधिकारियों को अपना सहयोगी चुना और शासन कार्य को इस प्रकार संचालित किया कि जिससे बालक पृथ्वीराज के भावी कार्यक्रम को बल मिले। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा है कि पृथ्वीराज तृतीय अपने योग्यता और साहस से अपनी विजयों को संगठित कर उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। उसने शासन व्यवस्था को सुसंगठित किया। पंचकूल नामक सभा शासन व्यवस्था देखती थी। प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई भी पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में परास्त किया, मगर 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसके सेनापतियों स्कंद व उदयराज के समय पर नहीं पहुंचने उसके मंत्री सोमेश्वर के विश्वासघात के कारण स्वयं पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा प्रथम तराइन युद्ध के पश्चात अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए समय को फिजूल खर्च करना उसके युद्ध में पराजय के प्रमुख कारण थे।
इसके साथ ही भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की मान्यता है कि पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के बाद उसे अजमेर लाया गया और वहां सुल्तान के अधीन रहकर शासन करने को कहा गया, जो पृथ्वीराज तृतीय के लिए सम्मानित नहीं था। अधिक समय तक वह ऐसी स्थिति में ना रह सका। अंत में उसे संभवतः मार दिया गया। तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणाम परिवर्तनकारी रहे। भारत के द्वार मुसलमानों के लिए खुल गए। बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म को भारी क्षति पहुंची। राजपूत शासकों का साहस कमजोर पड़ गया। लड़ाई में हजारों राजपूतों को वीर गति प्राप्त हुई। मृत्यु के समय पृथ्वीराज केवल 26 वर्ष का था। कई इतिहासकार उसे अंतिम हिंदू सम्राट मानते हैं। 5th पॉइंट है कि मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज को रणथंभौर का छोटा सा राज्य दिया था। वही रणथंभौर के चौहान शासक चौहान वंश का संस्थापक बना। इस वंश के पराक्रमी शासक वाघभट ने रजिया सुल्तान के सेनानायक मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौरी को परास्त किया और तुर्कों को रणथंभौर छोड़ने के लिए बाध्य किया। 1247 से 48 और 1253 से 54 एवं 1258 से 59 ईस्वी में नासिरुद्दीन के शासनकाल में बलबन ने रणथंभौर के विरुद्ध 3 बार सैन्य अभियान किए, मगर उसे सफलता नहीं मिली। वाघभट अपने राज्य को तुर्कों से बचाने में सफल रहा। रणथंभौर के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक जयद्रथ सिंह के पुत्र हमीरदेव चौहान 1282 से 1301 ईस्वी हुए। वह रणथंभौर के चौहानों का अंतिम सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। अमीर खुसरो एवं जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन के रणथंभौर संबंधी अभियान का वर्णन करते समय हमीर की वीरता का उल्लेख किया है। उसका 17 युद्धों में भाग लेना माना जाता है, जिसका उल्लेख डॉक्टर दशरथ शर्मा ने द अर्ली चौहान डायनेस्टीज में भी किया है। अपने 18 वर्षों के शासनकाल में उसने दिग्विजय की नीति का अवलंबन किया तथा कोटिज्ञों का आयोजन किया। यह यज्ञों का आयोजन पंडित विश्वरूप की देखरेख में हुआ था। हमीर ने अब अल्पकाल में ही रणथंभौर राज्य का विस्तार कर उसे एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। दिल्ली में सत्ता संघर्ष 1287 से 1290 ईस्वी के कारण राजनीतिक अराजकता व्याप्त हो गई। इस अवधि में हमीर ने अपनी शक्ति और प्रभाव में विस्तार कर लिया। 1290 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसे दिल्ली के निकट एक शक्तिशाली चौहान राज्य की उपस्थिति सहन नहीं हुई और उसने रणथंभौर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। रणथंभौर की सीमा पर स्थित झाइन पर जलालुद्दीन की सेना ने 1290 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। झाइन की रक्षा करते हुए हमीर का सेनानायक गुरुदास मारा गया और दुर्ग पर खलजियों का अधिकार हो गया। झाइन में मंदिरों को नष्ट करने के बाद सुल्तान रणथंभौर की ओर बढ़ा और दुर्ग का घेरा डाल दिया। दुर्ग की सुरक्षा को छिन्न भिन्न करने के लिए जलालुद्दीन की सेना ने मजनिक, सेवात तथा गरगज नामक यंत्रों का प्रयोग किया, मगर उन्हें दुर्ग लेने में सफलता नहीं मिली। लंबे घेरे के बाद भी जब तुर्क सेना को सफलता नहीं मिली तो सुल्तान ने घेराबंदी उठाकर वापस लौटने का आदेश दिया। सुल्तान के सलाहकार मलिक अहमद चप ने उसे घेराबंदी जारी रखने और हमीर को परास्त करने के लिए काफ़ी समझाया, मगर वृद्ध सुल्तान का उत्तर था कि वह ऐसे 10 किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता है। अंत में सुल्तान ने अपने कमज़ोर स्थिति मानकर किले का घेरा उठाने का निश्चय किया। जलालुद्दीन की सेना के लौटते ही हमीर ने झाइन का पुनः अधिकार कर लिया। उसे सुल्तान ने क्रोधित होकर 1292 में पुनः रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी, जिसे झाइन में राजपूतों से टक्कर मिली। फलतः खिलजी सेना को दिल्ली लौटना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन की शुरुआत में रणथंभौर को जीतने की कार्य योजना बनाई। रणथंभौर दिल्ली से अधिक दूर नहीं है, अतः रणथंभौर में शक्तिशाली विरोधी शक्ति का होना सल्तनत के लिए चुनौती थी। मालवा पर नियंत्रण रखने के लिए भी इसका सैनिक
महत्व था। दिल्ली से दक्षिण जाने का मार्ग राजस्थान से होकर जाता था। डॉक्टर के.एस. लाल लिखते हैं कि वास्तव में रणथंभौर पहली रियासत थी जिसे राजपूतों के साथ सख्ती आजमाने के लिए अलाउद्दीन द्वारा चुना गया था। वास्तव में रणथंभौर का दुर्ग बहुत सुदृढ़ और अजेय था। ये दुर्ग मुसलमानों के लिए सदैव एक चुनौती और सिरदर्द की भांति था। उसकी दुर्भेद्यता के कारण भी वह अपनी शक्ति आजमाना चाहता था। हमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों को शरण देने से अलाउद्दीन ने दुर्ग पर आक्रमण का बहाना प्राप्त कर लिया। उल्ग खां तथा नुसरत खां के शिविर को लूटकर मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोही हमीर की शरण में आ गए थे। सुल्तान ने हमीर को अपनी शरणागत विद्रोहियों को लौटा देने को कहा, किंतु राजपूत परमानुसार हमीर ने शरणागतों को लौटाना उचित नहीं समझा। अतः अलाउद्दीन ने 1299 ईस्वी में उल्गू खां, अल्प खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना रणथंभौर भेजी। हमीर ने तत्परता से अपने 2 सेनानायकों धर्म सिंह और भीम सिंह को शत्रु सेना को खदेड़ने के लिए रवाना किया। राजपूत सेनानायकों ने बनास के किनारे पड़ाव डाल शत्रु सेना को परास्त कर दिया, परंतु भीम सिंह को लौटते हुए शत्रु सेना का सामना करना पड़ा, जिससे वह रणभूमि में मारा गया। भीम सिंह की मृत्यु के समाचार से ही हमीर काफ़ी क्षुब्ध हुआ और इसके लिए धर्म सिंह को जिम्मेदार माना। मानसिक तनाव के मध्य हमीर ने जो प्रशासनिक परिवर्तन किए वे हानिकारक सिद्ध हुए। धर्म सिंह के भाई भोज ने अलाउद्दीन के पास जाकर शरण ले ली। हमीर महाकाव्य में उल्लेख मिलता है कि भोज ने अलाउद्दीन को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर में आपसी फूट डालकर एक बड़ी सेना आक्रमण करने के लिए भेजी। हमीर ने अपने भाई वीरम, रतिपाल तथा मंगोल नेता मोहम्मद शाह को शत्रु का सामना करने के लिए भेजा। दोनों सेनाओं में हिंदूवाड़ की घाटी में मुठभेड़ हुई, जिसमें तुर्क सेना परास्त हुई। जब अलाउद्दीन को अपनी सेना की पराजय की सूचना मिली तो उसने उल्गू खां एवं नुसरत खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजी। उल्गू खां को प्रारंभिक सफलता प्राप्त हुई, जिससे प्रभावित होकर उसने हमीर को धन भेजने, मंगोल विद्रोहियों तथा अपनी पुत्री अलाउद्दीन को सौंपने के लिए संदेश भिजवाया। हमीर ने उसकी शर्तों को ठुकराते हुए युद्धभूमि में सुल्तान से भेंट करने की बात कही। किले को घेरने के उपक्रम में राजपूत सेना के आक्रमण की वजह से नुसरत खां मारा गया, जिससे खिलजी सेना भयभीत हो गई। ऐसा समाचार सुनकर अलाउद्दीन ने स्वयं रणथंभौर की ओर प्रस्थान किया। अलाउद्दीन ने दुर्ग के सामने वाली पहाड़ी पर शिविर लगाया। 1 वर्ष के निरंतर घेरे के पश्चात भी ना तो किले को जीता जा सका और ना राजपूतों ने आत्मसमर्पण ही किया। हमीर देव का एक मंत्री रणमल अलाउद्दीन से मिल गया, जबकि उसे संधि की बातचीत के लिए भेजा था। हमीर ने आगे बढ़कर शत्रु सेना का सामना किया, पर वह विरोचित गति को प्राप्त हुआ। हमीर की रानी रंगा देवी, उसकी पुत्री और अन्य राजपूत स्त्रियों ने जौहर व्रत द्वारा अपने धर्म की रक्षा की। यह राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। हमीर के साथ ही रणथंभौर के चौहानों का राज्य समाप्त हो गया। हमीर के बारे में प्रसिद्ध है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अलाउद्दीन का आधिपत्य हो गया। अलाउद्दीन ने रणमल और उसके सभी साथियों को मौत के घाट उतार दिया, जो विश्वासघात करके उसके साथ आ मिले थे। अलाउद्दीन ने यह दुर्ग उल्गू खां के नियंत्रण में दे दिया। डॉक्टर के.एस. लाल ने हमीर का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि हमीर राजपूताना के उन वीर पुत्रों में से हैं जो अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। हमीर ने अलौकिक साहस के साथ युद्ध किया और जिस जाति का वह था उस वीर जाति की पुनीत परंपराओं का उसने पालन किया। 6 पॉइंट है कि राजस्थान में रणथंभौर के पश्चात राजपूतों की एक बड़ी शक्ति चित्तौड़ का राज्य था। एक ऊंची पहाड़ी पर बना चित्तौड़ का किला अजय माना जाता है। 6 पॉइंट है कि राजस्थान में रणथंभौर के पश्चात राजपूतों की एक बड़ी शक्ति चित्तौड़ का राज्य था। एक ऊंची पहाड़ी पर बिना चित्तौड़ का किला अजय माना जाता है। मेवाड़ के इतिहास में 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नया मोड़ आता है, जिसमें चौहानों की
की केंद्र शक्ति का हताश होना और गोहिल जेतर सिंह जैसे व्यक्ति का शासक होना बड़े महत्व की घटनाएं हैं। जैसा कि पूर्व में हमने उल्लेख किया है कि मेवाड़ को गोहिल शासक जैतर सिंह के शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी में तुर्क आक्रमण का सामना करना पड़ा। चिरवा और आबू के शिलालेख में हमें सूचित करते हैं कि जैतर सिंह ने तुर्क सेना को परास्त कर उसे मेवाड़ छोड़ने के लिए मजबूर किया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि जैतर सिंह ने 1228 ईस्वी में सिंध की सेना को भी परास्त किया। आगे चलकर सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की सेना के 1248 ईस्वी के आक्रमण को भी जैतर सिंह ने निष्फल बना दिया। इस वंश के तेज सिंह ने भी तुर्कों को पीछे धकेलने में सफलता प्राप्त की। 1302 ईस्वी में समर सिंह का पुत्र रतन सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा और 1303 ईस्वी में उसे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, मेवाड़ की बढ़ती शक्ति, चित्तौड़ का व्यापारिक एवं सैनिक महत्व चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण थे। इसके साथ ही कुछ इतिहासकारों की दृष्टि में रतन सिंह की अत्यधिक सुंदर पत्नी पद्मनी को प्राप्त करने की अलाउद्दीन की लालसा भी आक्रमण का एक कारण था। पद्मनी की कथा का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत नामक ग्रंथ में मिलता है। कर्नल टॉड ने भी इस कारण को आक्रमण के कारणों में स्वीकारा है, किंतु गौरीशंकर हीराचंद ने ओझा के.एस. लाल आदि इस कारण को नहीं स्वीकारते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एवं डॉक्टर दशरथ शर्मा पद्मिनी की कथा को ऐतिहासिक मानते हैं। फिर है कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का साक्षी रहा। वह लिखता है कि 28 जनवरी 1303 में सुल्तान ने दिल्ली से प्रस्थान किया। सुल्तान ने गंभीरी और बेड़च नदी के मध्य अपने शिविरों की स्थापना की। सुल्तान ने अपना शिविर चित्तौड़ी नामक पहाड़ी पर लगाया। चित्तौड़ का घेरा लंबे समय तक चलता रहा। राजपूतों ने भी दुर्ग के फाटक बंद कर लिए। खलजी सुल्तान की सेना ने ऊंचे ऊंचे चबूतरों का निर्माण करवाकर वहां से मजनी को पत्थर फेंकने का यंत्र की सहायता से भारी भारी पत्थर किले की दीवारों को तोड़ने के लिए फेंकना शुरू किया, किंतु 8 महीने के परिश्रम के पश्चात भी खलजी सेना को कोई सफलता नहीं मिली। इस अवधि में सिसोदे का सामंत लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित दुर्गों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। लगातार घिरे होने से चित्तौड़ की स्थिति भी कमज़ोर हो रही थी और इसी प्रकरण में एक मान्यता यह भी है कि अलाउद्दीन जब चित्तौड़ को विजय न कर सका तो उसने रतन सिंह से संधि कर ली। संधि के बाद दिल्ली लौटने से पूर्व अलाउद्दीन ने दुर्ग देखने की इच्छा प्रकट की। रतन सिंह ने दुर्ग में सुल्तान का यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। कहते हैं कि दुर्ग भ्रमण के दौरान अलाउद्दीन को पद्मनी का दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई दे दिया, इससे उसकी पद्मनी को प्राप्त करने की लालसा अधिक हो गई। कथानक का एक हिस्सा यह भी है कि राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन को पद्मनी की सुंदरता का पूर्व में ही बखान कर रखा था। दुर्ग से लौटते हुए उसने राणा को बंदी बना लिया और लौटने की एवज में पद्मनी की मांग रखी। पद्मनी ने अपने सामंतों से मंत्रणा करके छल से ही रतन सिंह को छुड़ाने का निश्चय किया। 1600 पालकियों में रानी पद्मनी की सहेलियों के वेश में राजपूत सैनिक बिठाए गए और उन्हें सुल्तान के शिविर में पहुंचाया गया। उनके पहुंचने पर रानी पद्मनी ने सुल्तान के पास ये संदेश पहुंचाया कि वह अंतिम बार अपने पति से मिलना चाहती हैं, उसके बाद वह उसकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगी। सुल्तान ने इसकी स्वीकृति दे दी और इसके पश्चात राजपूत सैनिकों ने राणा रतन सिंह को छुड़ाकर दुर्ग की ओर भेज दिया। जब सुल्तान को इस छल का पता चला तो वह सैनिक राजपूतों से लड़ा, जिसमें रतन सिंह और पद्मनी के संबंधी गौरा बादल वीरगति को प्राप्त हुए। रानी पद्मनी ने अन्य 16 राजपूत वीरांगनाओं के साथ जोहर कर आत्मोत्सर्ग किया और इस प्रकार सुल्तान ने चित्तौड़ को प्राप्त कर लिया। उसने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा और उसे अपने पुत्र खिजर खां को देकर वैसे दिल्ली वापस आ गया। 1311 ईस्वी में खिजर खां को चित्तौड़ से वापस बुला लिया गया और अलाउद्दीन ने अपने सहयोगी राजपूत सरदार मालदेव को चित्तौड़ दे दिया, परंतु राजपूत चित्तौड़ की पराजय को ना भूल सके। उन्होंने मालदेव की 1321 ईस्वी में मृत्यु होने पर चित्तौड़ को स्वतंत्र कराने में सफलता प्राप्त की।
पद्मिनी की विद्यमानता, आक्रमण के सबसे उसकी सूझबूझ, उसके द्वारा जौहर व्रत का नेतृत्व, गौरा बादल की अद्भुत वीरता, इन नामों के वास्तुशिल्प खंडहर आदि तथ्यों का स्वतंत्र महत्व है। 7वां पॉइंट है कि जालोर का चौहान शासक कानड़देव 1305 से 1311 ईस्वी एक सूरवीर योद्धा था। उसने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने समय के सर्वाधिक शक्तिशाली दिल्ली सुल्तान से टक्कर लेने का साहस दिखाया। उसने अपने सीमांत संसाधनों के बावजूद भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। पद्मनाभ ने कानड़देव प्रबंध में कानड़देव की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था, अतः रणथंभौर और चित्तौड़ विजय के पश्चात जालोर को जीतना चाहता था। इस आक्रमण का एक कारण संभवतः यह भी रहा है कि गुजरात जाती हुई खलजी सेना को कानड़देव ने जालोर होकर नहीं जाने दिया और गुजरात से लौटती हुई सेना से शत्रुतापूर्वक व्यवहार किया। ऐसा माना जाता है कि 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी के मध्य जालोर अभियान चलता रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर जीतने से पूर्व 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण किया और उस समय चौहानों के एक सरदार जिसका नाम शीतल देव था, दुर्ग का रक्षक था। शीतल देव एक वीर एवं उत्साही योद्धा था। उसने अनेक स्थानों पर तुर्कों को छकाया। अलाउद्दीन ने सिवाना पर आक्रमण कर दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में मुस्लिम सेना ने दुर्ग में प्रवेश करने के लिए मजनिकों से पत्थर की बौछार कर दी। राजपूतों ने भी तीनों गोफनों व तेल से सने वस्त्रों में आग लगाकर शत्रु सेना को दुर्ग में प्रवेश करने से रोके रखा। लंबे समय की घेराबंदी के बाद भी खलजी सेना को राजपूतों के विरुद्ध सफलता नहीं मिली। अलाउद्दीन के दो सेनानायकों ने अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। अंत में सुल्तान स्वयं सेना लेकर सिवाना पहुंचा। अपने पासिबों की सहायता से दुर्ग के ऊंचे बुर्जों तक पहुंचने की व्यवस्था की। इसी अवधि में राजद्रोही भावले की सहायता से दुर्ग के जलकुंड को गोरक्त से अपवित्र कर दिया गया। दुर्ग में खाद्य सामग्री भी समाप्त हो चली थी। सर्वनाश को निकट जानकर राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। दुर्ग के फाटक खोल दिए गए और वीर राजपूत केसरिया वस्त्र धारण कर शत्रु दल पर टूट पड़े। अधिकांश राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए। अमीर खुसरो ने राजपूतों के शौर्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। सुल्तान ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया और कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना का दुर्ग अधिकारी नियुक्त किया। सिवाना विजय के बाद खिलजी सेना ने सिवाना के आसपास के प्रदेश को भारी क्षति पहुंचाई। भीलमाल को नष्ट करके हजारों ब्राह्मणों को बंदी बना लिया। इस विध्वंस से जालोर का शासक कानड़देव काफ़ी चिंतित हो गया और युद्ध की तैयारी करने लगा। इस बीच राजपूत शासकों ने खंडाला में खलजी सेना को भगा दिया, परंतु भागती हुई तुर्क सेना को खलजी सेनानायक मलिक नायब ने फिर से संगठित किया और जालोर की तरफ लौटती राजपूत सेना पर आक्रमण कर दिया, जिसका वे सामना नहीं कर सके। मलिक नायब आगे बढ़ा और उसने जालोर दुर्ग का घेरा डाल दिया, किंतु कानड़देव के पुत्र वीरमदेव और उसके छोटे भाई मालदेव ने खलजी सेना द्वारा दुर्ग लेने के प्रयत्नों को विफल कर दिया। वे मेरता तक खदेड़ दिए गए। जब सुल्तान को अपनी सेना की विफलता की सूचना मिली तो वह एक शक्तिशाली सेना लेकर स्वयं जालोर की ओर बढ़ा। उसने कमालुद्दीन गुर्ग को आक्रमण का दायित्व सौंपा। कानड़देव ने शत्रु सेना की प्रगति रोकने के लिए भादरा जून के नाकों पर सेना को तैनात किया, किंतु कमालुद्दीन सभी प्रतिरोधों को पार कर जालोर दुर्ग तक पहुंच गया। अनेक मुठभेड़ों के बावजूद परिणाम नहीं निकला। कभी एक पक्ष तो कभी दूसरा पक्ष भारी पड़ा, लेकिन धीरे धीरे खलजी सेना की स्थिति मजबूत होने लगी और दुर्ग में रसद पानी की कमी होने से राजपूतों की स्थिति खराब होने लगी, परंतु वे अपने कर्तव्य पर डटे रहे। जब दुर्ग का घेरा लंबा चलता रहा तो अधीर होकर शत्रु ने छल का सहारा लिया। उन्होंने एक धैया राजपूत बीका को अपने ओर मिला लिया, जो शत्रु की सहायता से जालोर का स्वामी बनने का स्वप्न देख रहा था। वह शत्रु सेना को दुर्ग के आरक्षित मोर्चे पर ऐसे कठिन मार्ग से ले गया जहां राजपूतों की शत्रुओं के आने की संभावना नहीं थी।
राजपूतों को शत्रुओं की आने की संभावना नहीं थी। जब धैया बीका के विश्वासघात का पता उसकी पत्नी को चला तो उसने देशद्रोही पति को मारकर उसके विश्वासघात की सूचना कानड़देव को दे दी, लेकिन तब तक शत्रु किले में प्रवेश कर चुके थे। दुर्ग को बचाने का कोई उपाय न देखकर कानड़देव अपने साथियों के साथ शत्रु सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। कानड़देव की मृत्यु के बाद उसके पुत्र वीरमदेव ने बची हुई राजपूत शक्ति को संगठित करके युद्ध जारी रखा, किंतु मुठभेड़ राजपूत सेना शत्रु से कब तक मुकाबला करती। विजय की आशा न होने पर राजपूत छत्राणियों ने जौहर के द्वारा आत्मोत्सर्ग किया। भयंकर संघर्ष के पश्चात दुर्ग पर अलाउद्दीन का आधिपत्य हो गया। कानड़देव का भाई मालदेव किसी तरह बच निकला। उसने अलाउद्दीन की शरण प्राप्त कर ली। फलतः उसे इनाम स्वरूप चित्तौड़ का अधिकारी नियुक्त कर दिया। कानड़देव एक शूरवीर योद्धा था। उसने अपने अदम्य साहस और सूझबूझ से सामंतों तथा राजपूत जाति का नेतृत्व कर अपूर्व ख्याति प्राप्त की। निसंदेह कानड़देव की वीरता की पदचाप आज भी जालोर क्षेत्रों में सुनी जा सकती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने माना कि यदि वह एक वृहद संघ की स्थापना करने में सफल हो जाता तो उसकी कीर्ति और बढ़ जाती। राजस्थान में आगे चलकर मुस्लिम सत्ता से प्रतिरोध का सिलसिला अनवरत औरंगजेब तक चलता रहा। इसी पुस्तक के अध्याय 1 में राजस्थान के राजपूत शासकों द्वारा तुर्क एवं मुगल सत्ता के विरुद्ध उठाए गए प्रयासों का अति संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इन शासकों में मेवाड़ के महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी, महाराणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी, महाराणा प्रताप 1572 से 97 ईस्वी, महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 ईस्वी, जोधपुर के राव मालदेव 1532 से 1562 ईस्वी, राव चंद्रसेन 1562 से 1581 ईस्वी, सिरोही के महाराव सुल्तान देवड़ा 1571 से 1610 ईस्वी आदि हैं। ये सत्य है कि महाराणा सांगा को छोड़कर कोई भी शत्रु के विरुद्ध वृहत संघ की स्थापना करने में सफल नहीं हुआ। राजपूताना में क्रमशः कमोबेश तुर्क एवं मुगल सेना की सत्ता की उपस्थिति एक कड़वा सच है। राजपूतों की पराजय के कारण में राजपूत शासकों में एकता का अभाव, दोषपूर्ण सैनिक व्यवस्था, प्रभावी गुप्तचर संगठन का अभाव, दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, दुर्गों पर अधिक निर्भरता तथा विश्वासघातियों की भूमिका आदि प्रमुख कारण रहे हैं। ये स्मरण रहे कि राजपूतों में राजनीतिक दुर्बलता का मुख्य कारण वीरता का अभाव नहीं बल्कि भारतीय राज्यों के निरंतर पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और शत्रुता थी। राजपूतों की सामंत व्यवस्था के कारण भी उन्हें एक नेतृत्व प्राप्त होने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। इन सब के बावजूद पूर्व मध्यकालीन संघर्ष के बारे में हम ये टिप्पणी कर सकते हैं कि राजपूतों ने पराजित होने पर कभी पूर्ण रूप से पराजय स्वीकार नहीं की और ना ही मुस्लिम सत्ता को भी कभी चैन से बैठने दिया। मुगल काल में प्रताप का अकबर की महान सत्ता के विरुद्ध अमिट संघर्ष इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सांगा द्वारा बाबर को चुनौती देना भावी पीढ़ी के लिए ये सीख है कि चुनौती को स्वीकार तो करो परंतु नई तकनीक को जानो और उसे आवश्यकता अनुसार अपनाओ। पुराने ढांचे पर सदैव निर्भर मत रहो। परिवर्तन जीवन का आधार है, सैनिक भग्नावशेष। कर्नल जेम्स रोड के शब्दों में सांगा ने हिंदू धर्म और संस्कृति की उन्नति एवं रक्षण का कार्य किया, किंतु सांगा ने बयाना की विजय के बाद तत्परता एवं युक्ति से काम नहीं लिया। शायद भाग्य विधाता को इतिहास से सबसे सबक न लेने वालों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना था। तो आज हमने जो है चैप्टर नंबर 17 जो कि इसके अंदर विविध है, उसके अंदर जो मुगल आक्रमणकारी है उनका टॉपिक हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इसके ना टॉपिक्स हैं, पार्ट बने हुए क ख ग घ ऐसे। तो आज हमने ये वाला पॉइंट किया है। धन्यवाद।